Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, स्पेशली बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर अभी आप हो और आपको भी कोई आइडिया नहीं है कि हम कैसे कॉपी लिखेंगे, कैसे हम एग्जाम में अपनी अच्छा शीट को फिल करेंगे, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कॉपी लिखनी कैसे है एग्जाम में, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम का फॉर्मेट बता देती हूँ, उसके बाद हम सेशनल या फिर इंटरनल एग्जाम की भी बात करेंगे। तो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, सबसे पहले तो आपके एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं। यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का साथ में पेपर होगा, वैसे ही सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का साथ में पेपर होगा। नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर आपका होगा नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो इंटरनल एग्जाम होगा इंग्लिश, तो उसका भी इंटरनल एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होगा। और जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है तो उस टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट के लिए केवल एक ही कॉपी मिलती है। मतलब अगर आप एना का लिख रहे हो, एनाटॉमी, तो उसके लिए आपको एक ही कॉपी मिलेगी। अगर आपकी कॉपी भर जाती है या आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको पहले से मैनेज करना होगा, आपको अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। ठीक है। और ये कॉपी लिखने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट वो आपके 15 मिनट एग्जाम की बात करें, यूनिवर्सिटी एग्जाम की, उस टाइम पे जो कॉपी मिलती है हमें, वो आपकी एक A4 शीट जितनी बड़ी होती है। उस कॉपी में 32 पेजेस होते हैं, और उसका जो फ्रंट पेज होता है उसमें काफी टाइम लग जाता है उसको भरने में, बबल फिलिंग का काम होता है, उसमें रोल नंबर वगैरह भरना होता है, तो वो 10-15 मिनट आपके उसी में लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेपर की। तो पेपर में देखिए, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, जैसे एक लॉन्ग आंसर आएगा आपका जो कि 10 नंबर का होगा। उसके अलावा आपसे 3 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं, और 3 क्वेश्चन आते हैं आपके शॉर्ट आंसर जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, और 6 या 7 आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। अब मैं बात कर रही हूँ इंटरनल एग्जाम्स की। तो इंटरनल एग्जाम या फिर सेशनल एग्जाम जो कि आपका कॉलेज कंडक्ट करवाता है, वो वाले एग्जाम, तो इनमें क्या होता है, देखो, काफी जगह कॉलेजेस में भी एक ही कॉपी देते हैं जब इंटरनल एग्जाम होता है, लेकिन काफी जगह क्या करते हैं वो लोग, मतलब आपको एक्स्ट्रा शीट दे देते हैं। तो ये आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे उस टाइम पे आपको पूछना है पहले ही कि हमें वी शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वी शीट आपको नहीं मिलेगी तो आप पहले से उसको मैनेज करके चलो, अगर मिल जाएगी तब भी आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख रहे हो, ताकि उस टाइम पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मतलब 1-2 बार आप लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइम में आप कवर कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें। ठीक है। कॉपी ये जो मिलेगी इंटरनल एग्जाम्स के लिए, वो आपको कॉपी ऐसे ही मिलेगी जैसे अभी आपने 10th 12th तक जो कॉपी एग्जाम कॉपी आपको मिलती थी, उसी टाइप की ये कॉपी मिलेगी। और यहाँ पे भी आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। उसके अलावा एक दिन में 2 सब्जेक्ट का पेपर होगा इंटरनल एग्जाम्स में भी, जैसे एना फिजियो का साथ में पेपर होगा, और टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया, 3 घंटे 15 मिनट। तो इस तरीके से आपको इंटरनल एग्जाम्स में कॉपी मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा अब आप पूछोगे कि इंटरनल एग्जाम्स में सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो जितना आपके कॉलेज में पढ़ा दिया गया होगा, मतलब जो जो यूनिट्स कवर हो गई होंगी वो सारी आपके इंटरनल एग्जाम्स में आएंगी, या फिर आपको कॉलेज की तरफ से बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। सिलेबस की आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना, तो वो लोग आपको बता देंगे कि कितना मतलब सिलेबस आएगा आपके इंटरनल एग्जाम्स में। अब जिन लोगों के इंटरनल एग्जाम्स अभी 1 से 2 दिन में है, या फिर मान लो विद इन 1 वीक है, तो जिनके विद इन 1 वीक से, मैं उनके लिए अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ आपको पढ़ने हैं, बट हाँ, आप उन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। मे बी एग्जाम में वो आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अब जिन लोगों के एग्जाम्स 1 से 2 दिन में है, तो आप ये सुनो पहले कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आप पहली बार कॉपी लिखोगे अपने नर्सिंग में, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप फेल ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोगों को कॉपी लिखना आता है, जिन लोगों की फास्ट हैंड राइटिंग है, उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो लोग की हैंड राइटिंग थोड़ी स्लो है, इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो, ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ इंटरनल एग्जाम्स है, आप ऐसा सोच के इनको देना कि ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम है, और इसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में भी लिखना है। आप इसको एज एज्यूम करना कि आपका ये यूनिवर्सिटी एग्जाम ही है, ताकि आपको थोड़ा माइंड में रहेगा कि चलो ठीक है, मुझे इतना टाइम लग रहा है तो मुझे और ज्यादा फास्ट करने की जरूरत है। बट अगर आप इसको पहले से ही ऐसा दिमाग में बना के चलोगे कि ये तो इंटरनल एग्जाम्स हैं, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है। तो आपका अब मान लो एग्जाम है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको अपने माइंड में ये बिठाना है कि आपको
एक दिन में 2 पेपर देने हैं, एक एनाटॉमी का और एक फिजियोलॉजी का। वो 2 पेपर भी आपको 3 घंटे में देने हैं। इसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो कि 1.5 आवर में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, मतलब 1.5 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट आपका आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उस 1.5 घंटे में आपको इतना जितना मैंने बताया वो पूरा कंप्लीट करना है, तो आपको पहले तो उस पेजेस को डिवाइड करना पड़ेगा। एक अपने माइंड में इतना बिठा लो कि ये इतने पेज में, जैसे फॉर एग्जांपल एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, आप चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर कॉलेज का एग्जाम हो, 10 नंबर के क्वेश्चन में वो 10 में से 10 कभी नहीं देते हैं, ठीक है। वो आपको अगर बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो 9 नंबर मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको कितना लिखना है, एक अगर मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको मिनिमम मिनिमम बता रही हूँ 7 से 8 पेज लिखने हैं। और अगर आप थोड़ी हैंडराइटिंग फास्ट है, आप ज्यादा लिख सकते हो, तो आपको 9 से 10 पेज लिखने हैं, ठीक है। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना लिख पा रहे हो, बट हाँ आप मिनिमम कोशिश करो कि 7 से 8 पेज, इतने से कम नहीं होना चाहिए आपका जो लॉन्ग आंसर है जो 10 नंबर का है। वैसे ही आपका जो शॉर्ट नोट रहेगा जो कि 5 नंबर का रहेगा, अगर आपको मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उतना कंटेंट नहीं है आपके पास, फिर भी आप उसको 3 से 4 पेज में कवर करने की कोशिश करो जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ज्यादा से ज्यादा आप उसको 5 से 6 पेज में भी कवर कर सकते हो, मतलब मिनिमम आपको 4 पेज में उसको कवर करना है जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे ही जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तीन तीन शॉर्ट शॉर्ट आंसर आएंगे आपके 3, जो कि 2-2 नंबर के होंगे, तो उनमें आपको 2 पेज का लिखना है। अगर 2 पेज का आप नहीं लिख पा रहे हो, तो आप 1.5 पेज का लिख दो। अगर उतना भी नहीं आप लिख पा रहे हो, तो एटलीस्ट 1 पेज का आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में वो या तो 1.5 मार्क्स देंगे या फिर 1 देंगे। उसके अलावा बहुत ही रेयर केस होगा कि वो आपको 0.5 दें, वो सीधा काट देते हैं जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी में तो आपको लिखना ही है। और लिखना क्या है वो मैं अभी आपको लास्ट में वीडियो में वो भी बताऊंगी। उसके अलावा जो आपके एमसीक्यू रहेंगे, तो एमसीक्यू आपके सारे एक पेज में आ जाएंगे, 6 या 7 रहते हैं, तो वो आपके एक पेज में आ जाएंगे। अगर आप जैसे मैंने बताया है जो लॉन्ग आंसर है, आपको उसको मिनिमम 7 से 8 पेज में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा आप 9 से 10 पेज में उसको कवर कर सकते हो। वैसे ही जो आपका शॉर्ट नोट होगा उसको आपको कम से कम 4 पेज में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 5 या 6 पेज में लिख सकते हो। उसके अलावा जो शॉर्ट आंसर है आपका, उसको आपको मिनिमम 1 से 1.5 पेज में लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा उसको 2 पेज में, 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है आपको, जो आपका मतलब शॉर्ट आंसर रहेगा। और टोटल जो एमसीक्यू रहेंगे उनको आपको एक पेज में कवर करना है। इस तरीके से आपकी 32 पेजेस की कॉपी पूरी फिल हो जाएगी। अगर दूसरी कॉपी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आप थोड़ा ज्यादा लिख सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब लिखना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर आप ये ध्यान रखना कि आपको 1.5 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने टाइमिंग भी डिवाइड करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आप कितना टाइम दे सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस भी आपके पास रहेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे उसी एक क्वेश्चन को करने में, तो पीछे वाले क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। आप चाहो तो जो आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप वो देख सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, वहाँ पे 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, तो आप लोग उनको देख के आइडिया लगा सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इतने टाइम में हमें टाइम मैनेज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना है, मतलब कितने टाइम में आप कौन सा क्वेश्चन लिखोगे। दूसरी चीज, पेज आपको डिवाइड करने हैं। सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि आपको कितने टाइम में एक क्वेश्चन लिखना है। दूसरी चीज, आपको पेजेस अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करने हैं। हालांकि जैसा मैंने बताया, आप उस तरीके से अगर डिवाइड करोगे तब भी आपके नंबर भी आपको उतने अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आपकी कॉपी भी पूरी फिल हो जाएगी। और दूसरी चीज, अब सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या है, आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है। जो भी आप नोट अपनी आंसर शीट लिखोगे, तो उसमें देखो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, आप उतना पेज छोड़ दो और बाद में आप उसको कवर कर देना, बट सीक्वेंस मत बिगाड़ो। क्योंकि जब अगर एग्जामिनर जो चेक करता है, जो भी टीचर चेक करता है, अगर उसको सीक्वेंस में सारी चीजें मिलती हैं, तो उसको भी आसानी रहती है चेक करने में। और जिस वजह से अगर उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो वो आपको मार्क्स ठीक ठाक दे देता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जैसे आपको एमसीक्यू आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो आप उसको फ्रंट सबसे पहले एमसीक्यू करो, और अगर एमसीक्यू नहीं आ रहे तो आप उसको सबसे लास्ट में करो। अब ये पॉइंट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं, अगर मान लो स्टार्टिंग में आपके सारे एमसीक्यू सही है, तो आपका अंदर का कंटेंट भले ही इतना अच्छा ना हो, पर टीचर को लगता है कि अगर बच्चे को सारे एमसीक्यू आ रहे हैं, मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है, होशियार है, तभी तो उसको सारे सही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर मार्किंग करता है। मतलब
आपके अगर सारे एमसीक्यू सही हैं तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ जब बच्चा होशियार है तो आगे का भी सही लिखा होगा ऐसा। अगर लेकिन स्टार्टिंग में ही आपके सारे एमसीक्यू गलत है तो फिर क्या इमेज बनेगी टीचर की आपके दिमाग में कि मतलब आता नहीं होगा तभी तो सारे गलत है। तो उस तरीके से फिर वो उनकी मार्किंग जो है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको आ रहे हैं तो आप उसको पहले लिखो, अगर नहीं आ रहे तो उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना एमसीक्यू को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, सीक्वेंस से लिखना है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी लिखना है और जो नहीं आ रहा है उसके लिए पेज छोड़ दो, भले ही उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो बट उसके लिए आप जगह छोड़ देना। अपने सीक्वेंस को मत बिगाड़ना, जैसे पहले एक लॉन्ग आंसर लिख दिया, फिर आपने एमसीक्यू लिख दिया, उसके बाद एक शॉर्ट आंसर लिख दिया, फिर आपने एक शॉर्ट नोट लिख दिया। इस तरीके से नहीं करना है, जैसे पेपर में दिया हुआ उसी तरीके से करो। या फिर अगर आप लिख रहे हो तो पूरा उल्टा कर दो सीक्वेंस, जैसे पहले एमसीक्यू, फिर शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर लॉन्ग आंसर। या फिर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे लॉन्ग आंसर लिखा, पहले सारे लॉन्ग आंसर, फिर सारे शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट नोट, फिर एमसीक्यू। मतलब एक सीक्वेंस में रहना चाहिए कि इतने नंबर का क्वेश्चन करें तो अभी पहले वही वाला अटेम्प्ट हम कर लें। और सबसे बेटर ये रहेगा कि आप जैसा पेपर में दिया है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। तीसरी चीज क्लैरिटी। क्लैरिटी मत सॉरी ये फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट होगा, क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब आप जो भी लिख रहे हो वो ऐसा लिखो कि समझ में आए, मतलब पढ़ने में तो आए टीचर को कि क्या लिखा है, बच्चे ने क्या आंसर देना चाह रहा है। मान लो आपने इतना उसको बार बार ओवरराइट कर दिया है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा, तो वहां पर टीचर को गुस्सा भी आ सकता है, वो आपका काट भी सकता है। तो इस तरीके से भले ही आपकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो सब अच्छा अच्छा लिखते हैं, फिर लास्ट तक आते आते लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है या फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो सब जल्दी 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 इतना जल्दी लिख देते हैं कि स्टार्टिंग की राइटिंग में और बाद की राइटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही वो स्पीड मेंटेन करके चलनी है, ताकि लास्ट में आपको बहुत जल्दी भागना ना पड़े। और स्टार्टिंग में बहुत स्लो नहीं रहना है, एकदम मीडियम पे चलना है कि आप उतना ही स्टार्टिंग में लिख रहे हो, हालांकि लास्ट में वो फास्ट हो ही जाता है। हमें डर लगता है कि पेपर कहीं छूट ना जाए इस चक्कर में। तो आपको अपनी एक स्पीड मेंटेन करने करके चलनी है। दूसरी क्लैरिटी जो मैंने बोली है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखने हैं मार्किंग के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें मिनिमम 7 से 8 पेज लिखने हैं, मैक्सिमम आप उसमें 9 से 10 पेज लिख सकते हो। हमें पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते होते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। अब कुछ ही लोगों को सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट एक दो बच्चे मतलब एक दो क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हमें नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमें आ रहा है उसमें हम अच्छे से टाइम देते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हमें उसमें हम 5 से 7 लाइन्स लिख के छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप अच्छे से टाइम दो। अच्छे से टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप उसी को लिखते रहो, पर हाँ एक टाइम दो कि आप इतने पेजेस का, अगर मान लो उसको 7 से 8 पेज आप लिख रहे हो तो 7 से 8 पेज लिखने में आपको कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। अगर आप एक बहुत ज्यादा स्लो राइटर हो और अगर सही से आपकी एवरेज राइटिंग है तो आप उसको 20 से 25 मिनट में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको उतना ही टाइम देना है अपने क्वेश्चन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग। जैसे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन में 7 से 8 पेज लिखने हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें टाइम दो। अब ऐसा नहीं है कि आप 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप 20 से 25 मिनट तक घिसे जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। आपको एकदम टाइम देना है अपने नंबर के अकॉर्डिंग कि आपको 2 ही नंबर मिलने हैं मान लो एक क्वेश्चन में, और उसमें आप 3 से 4 पेज लिखे जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं। उसमें आपको जितनी मार्किंग मिलनी है आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर लिखो। उसके बाद अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, लास्ट में लिख लेना, पर लिखना सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्योंकि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 0.5 मार्क्स भी मिल रहा है तो वो बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम में 0.5 मार्क्स भी मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद यूज सिंपल ब्लू एंड ब्लैक पेन। इसमें क्या, आपको ब्लू ब्लैक पेन सिंपल बॉल पेन यूज करना है, कोई जेल पेन कोई अलग सा पेन आपको यूज नहीं करना है। काफी बार हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम है तो उसके चक्कर में हम एकदम नए नए बढ़िया मोटे मोटे पेन खरीद लेते हैं और एग्जाम टाइम में उनसे ना तो स्पीड बन पाती है अच्छी और ना हमारी राइटिंग आती है अच्छी। तो आपको सिंपल जो पेन आप डेली यूज करते हो उसी पेन को यूज करना है और उसी पेन से लिखना है, कुछ अलग सा पेन नहीं खरीदना है। और हाँ, जब पेन आप यूज करते हो तो उसका कैप वगैरह हटा देना ताकि आपकी राइटिंग थोड़ी फास्ट हो जाए, क्योंकि कैप से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कैप से। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपकी वॉच है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट वॉच पहन के जाते हैं, हालांकि वहां पे वॉच लगी होती है जो आपका एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम हॉल होता है जहाँ पे, बट आप अगर वॉच पहन के जा रहे हो तो उसको टेबल पे रखना ताकि जो घड़ी रहे वो आपकी आंखों के सामने रहे, आपको बार बार हाथ पे ना देखना पड़े अपनी घड़ी को देखने के लिए, क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। और काफी बार हम लोग घड़ी पहने रहते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना स्पीड से जा रहा है। तो आपको घड़ी जो है अपने टेबल पे रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टॉपिक पूछा गया है
वो रिलेवेंट टॉपिक ही आपको लिखना है। मतलब जैसे आपसे पूछा गया है ब्लड क्लॉटिंग, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड के कंपोनेंट्स ये वो कुछ भी लिख रहे हो। मतलब अगर नहीं आ रहा है तब तो आप कुछ लिख दो, मतलब कुछ नहीं लिखने से अच्छा कि आप कुछ लिख दो। बट जब आपको आ रहा है तो वही चीज लिखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो मेन एग्जाम होगा, मान लो ये तो आपका इंटरनल एग्जाम है, जो मेन एग्जाम होगा वहां पे आपके पास उतना ही टाइम रहेगा और उतना ही पेज रहेगा। तो आपको फालतू चीज लिखने की आदत नहीं डालनी। जब नहीं आ रहा है तब आप लिख दो, बट आप अगर आपको आ रहा है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उस आंसर के लिए सफिशिएंट मतलब अप्रोप्रिएट हो सकती है आपको वो लिखनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख दो। तो ये था कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जिन लोगों को लग रहा है कि आपसे मतलब सफिशिएंट आंसर आप नहीं लिख पा रहे हो, आप या तो आपकी स्पीड नहीं आ रही है या फिर आप उतना कंटेंट नहीं लिख पा रहे हो, तो उन लोगों को क्या करना है। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये वाली सबसे ज्यादा होती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को, क्योंकि आप लोग उतना जल्दी इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो या फिर जो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सोशियो और साइको का पेपर है, तो सोशियो और साइको का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, मतलब आप खुद से लिख सकते हो। मेन प्रॉब्लम आती है आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या करना है, जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक पूछा गया है, अगर आपको वो टॉपिक आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको क्या लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू आपको पता है कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना है टिश्यू का, टिश्यू की डेफिनेशन लिखनी है, टिश्यू के टाइप्स लिखने हैं, या फिर टिश्यू के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको लिखना है। ये सारी चीजें लिख दी आपने एनाटॉमी में। अब अब आपका पेज मान लो इसमें 3 से 4 पेज आपका कवर हो गया, या फिर 3 से 4 पेज भी मैंने ज्यादा बोल दिया। जो लोग नहीं लिख पाते उनका ये इतना ही टॉपिक 1 से 2 पेज में बस कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप टिश्यू लिख रहे हो तो जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन के बाद जब आपने डेफिनेशन लिखी तो आप उसमें एक मतलब ऐसा डायग्राम बना दो जो कॉमन हो, जो सब में चल जाए। उसके बाद जब आप टाइप्स ऑफ टिश्यू लिखोगे, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हेडिंग डाल रहे हो आप, फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग डाली टाइप्स ऑफ टिश्यू, उसके बाद आप लिख रहे हो टिश्यू को मतलब डिस्क्राइब करो। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आप को लिखना है टाइप्स ऑफ टिश्यू। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने एक चार्ट बना दिया जिसमें आपकी 4 से 5 लाइन कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप एपिथेलियल टिश्यू को डिस्क्राइब कर रहे हो। एपिथेलियल टिश्यू लिखा आपने, आप एक डायग्राम बना दो जो एपिथेलियल टिश्यू का हो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिखा दो जो टिश्यू के हैं, ठीक है। उसके बाद आप कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आप नर्वस टिश्यू। तो इस तरीके से आपको सबके डायग्राम भी बनाने हैं साथ में। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपकी जहाँ पे 4 आपके पेज भर रहे थे वहां पे आपके 7 या 8 पेज भर जाएंगे सिर्फ इस एक्स्ट्रा डायग्राम ऐड करने में। और जहां पे जरूरत है आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, या फिर आप कोई अलग सा सॉरी आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो जहां पे जरूरत है, और आपको डायग्राम्स बनाने हैं। सिर्फ आप ये 2-3 चीजें ऐड करोगे तो आपका उससे भी पेज का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा जैसे फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी में आपको क्या करना है, फिजियोलॉजी में मेनली आपको फंक्शन दिखाना होता है। तो जैसे आपसे पूछा गया है फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड, पहले आप ब्लड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद आप लिखो कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब ये जो आप हेडिंग वाइज लिखोगे ब्लड के फंक्शन, तो उससे पहले आप एक फ्लो चार्ट बना दो कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। उसमें आप दिखा दो ट्रांसपोर्ट, बॉडी बैलेंस, सॉरी ट्रांसपोर्ट होता है, और आपका जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी तरीके से आप चीजें दिखा सकते हो। और नंबर ऑफ क्वांटिटी सॉरी हाँ, और अगर इसके अलावा भी आपके फिर भी आपको लग रहा है कि आपके पेजेस नहीं भर रहे हैं, तो आप जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपकी हेडिंग है फंक्शन ऑफ ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो आप उस ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप बना सकते हो। इसी तरीके से जहाँ पे मतलब जरूरत आपको लग रही है थोड़ी सी भी, जहाँ पे आप फ्लो चार्ट कवर कर सकते हो, कोई डायग्राम बना सकते हो, तो वहां पे उन चीजों को ऐड करने की कोशिश करो। क्योंकि एट द एंड आपको देखना है कि आपके कुछ आप गलत भी ना लिखो उसमें और आपके नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। और अगर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में मुझे लगता है सबसे ज्यादा इजी होता है इसमें पेज कवर करना, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मन से, मतलब अपने मन से क्या, यहाँ पे काफी चीजें आप अपने खुद से भी ऐड कर सकते हो सोशियोलॉजी में स्पेशली। तो जैसे सोशियोलॉजी में मोस्टली चीजें हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, जो कल्चर, जो नॉर्म्स, जो ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं उसी के बारे में बातें होती हैं। तो इसमें हम काफी ज्यादा फ्लो चार्ट, डायग्राम्स कवर कर सकते हैं। और जैसे मैं फ्लो चार्ट और डायग्राम्स बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो अपनी बुक में, जो आपकी आपके पास जो भी सोशियोलॉजी की बुक होगी वहां पे आपको कई सारे टाइप के फ्लो चार्ट दिखे होंगे। या फिर अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट,
तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, एक क्लाउड फॉर्म का होता है और एक सर्कल वाला होता है, एक रेक्टेंगल टाइप का होता है। तो उस तरीके से आपको अलग अलग फ्लो चार्ट मिल जाएंगे। फिर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो आप जल्दी बना सकते हो आप उसको कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी को जो है नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज एग्जाम में देखो, सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि जो आपसे पूछा गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक में, जो लिखने की सबसे ज्यादा नीड है, आप वो लिखो। अगर उससे आपका पेज कवर हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको उससे लग रहा है कि आप उससे आपका पेज कवर नहीं हो रहा है, तो आप उससे जो रिलेवेंट चीजें हैं, जो मतलब उसमें आ सकती हैं, तो आप वो लिखो। फिर जैसे आपको लग रहा है कि आपको वो भी नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि फंक्शन ऑफ ब्लड, अगर आपसे फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा गया है तो पहले या तो आप फंक्शन ऑफ ब्लड लिखो, उसको एलेबोरेट कर दो जितना आप कर सकते हो, जितना क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी क्वेश्चन की मार्किंग है। अगर आपको फंक्शन ऑफ ब्लड नहीं आ रहा है देन आप ब्लड के बारे में लिख सकते हो, सिंपली ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, वो उन कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या है। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। फिर आपको फिर भी नहीं आ रहा कि ब्लड क्या है, तो उस केस में फिर आपको जो आ रहा है आप वो लिख दो, क्योंकि अगर नंबर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो फिर कट जाएगा, क्योंकि आप वैसे भी आप कुछ नहीं लिख रहे हो, इससे अच्छा आप कुछ तो लिख सकते हो उस जगह पे। तो यही चीजें हैं। बाकी अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को बता दूंगी। ये था आपका एग्जाम के बारे में, एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको कॉपी लिखनी है और कैसे आपको अपना कंटेंट बढ़ाना है। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो फिर मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। हालांकि सोशो और साइको पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है, नर्सिंग फाउंडेशन के लिए भी अलग से वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बचा है। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं उसके लिए भी वीडियो डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। और हाँ, पढ़ाई करते रहो, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने एग्जाम टाइम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।